हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, हम अपना डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन कल निकाल रहे थे लेकिन निकाल नहीं पाए क्योंकि हमने आपको सोचा एक बार फैराडे लॉ समझा दूं, क्योंकि आप बेसिक नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी जान लो। क्योंकि बार बार हमारे बच्चों का थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर हम बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आप अगर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आता है। इसलिए हमने क्या किया कि फैराडे लॉ के बारे में सबसे पहले पढ़ा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक था, डेरिवेटिव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो डीसी जनरेटर वो किसके सिद्धांत पर वर्क कर रहा है? फैराडे लॉ पे वर्क कर रहा है। तो लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार, नियमानुसार क्या होगा भाई? फैराडे के नियमानुसार E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी होगा। या अगर हम कहें कि प्रति चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा भाई? E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? हमारा एक ही कंडक्टर के लिए ना हम लोग निकालते थे। फर्स्ट लॉ में क्या करते थे? फर्स्ट लॉ में हम करते थे कि आपका E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, यही कहते थे। वो हम सिंगल कंडक्टर के लिए निकालते थे। दूसरे इक्वेशन में हम उसको संशोधित करते थे कि ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ऐसा हम लोग करते थे। अगर सपोज दैट हम अब आगे क्या करते हैं, ये तो हमारा निकल गया प्रति कंडक्टर के लिए, कि एक कंडक्टर है और वह अगर आपका चक्कर लगा रहा है एक बार तो वह कितना फ्लक्स काटेगा भाई? E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। अगर कोई कंडक्टर है, सिंपल लूप जनरेटर पढ़े थे ना, इसलिए हम इन सब चीजों को पहले पढ़ाएं क्योंकि ये सारी चीजें क्या होंगी आपको बखूबी आगे काम देंगी। इसीलिए हमने क्या किया कि उन चीजों को सबसे पहले पढ़ाया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी फैराडे के फर्स्ट नियम से हमको पता है। अब अगर आप सिंगल लूप जनरेटर में देखे थे कि अगर यही कंडक्टर क्या हो रहा है, घूम रहा था, अगर वह एक चक्कर लगा रहा था, जिसमें हमने मोबाइल की कंडीशन को आपको दिखाया था कि अगर मोबाइल क्या भाई, अगर वह मोबाइल पूरी तरह से रोटेट कर रहा हो अपने चारों तरफ, तो वह क्या करता था? इस तरह से हमने एक रिवॉल्यूशन आपको दिखाया था कि एक चक्कर। अगर वह आपका n चक्कर लगाएगा, यानी एक से अधिक चक्कर लगाएगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस तरह से प्राप्त होगा आपको, होगा ना? यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लगातार समय के साथ, ये हमारा क्या डिनोट करता है? समय डिनोट करता है। और इस समय के साथ लगातार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? प्राप्त होता रहेगा ना। तो अगर वह n चक्कर लगाए तो n चक्कर लगाने में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? अगर n चक्कर लगाए तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा अगर वो n चक्कर लगाता है तो हम चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है। जैसे हम निकालते हैं n चक्कर लगाने में लगा समय। हमको पता है भाई n चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? नहीं पता है। हम क्या मान लेते हैं? 1 मिनट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 मिनट लग रहा है n चक्कर लगाने में। तो हमारा क्या होगा भाई? मान रहे हैं सिर्फ 1 मिनट, कि n चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। तो n चक्कर लगाने में लगा समय हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड होगा। तो ये क्या आ गया भाई? 60 सेकंड होगा ना। अब अगर एक चक्कर लगाने की बात आए कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो क्या होगा भाई? उस समय का मान
उस समय का मान क्या होगा? अगर हम कहें ये तो n चक्कर लगाने में 60 सेकंड लग रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो कहेंगे ना 60/n कहेंगे। तो ये हमारा क्या लगा समय? तो हमारा समय लग रहा है dt की वैल्यू 60/n। क्लियर इतना? हाँ, दूसरा ध्यान दीजिएगा आपका, अगर सपोज दैट जो हमारा फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है भाई? डी फाई की वैल्यू कितना है? अगर ये 2 पोल की मशीन है तो 2 पोल की मशीन के लिए कितना फ्लक्स होगा भाई? सपोज दैट 0.4 वेबर है, सपोज दैट 0.4 वेबर है। अगर यही 4 पोल की मशीन होती तो कितना फ्लक्स होता? अगर सपोज दैट यही इस तरह से 4 पोल की मशीन होती इस तरह से, तो कितना फ्लक्स उत्पन्न होता? क्या तब भी 0.4 वेबर ही होता? नहीं ना भाई, तब इससे भी तो फ्लक्स निकलता ना, इस पोल से भी फ्लक्स निकलता। तो क्या होता? अब कितना पोल हो गया आपका? पहले ये 2 पोल था, तो 2 पोल की वजह से क्या होता था कि 2 पोल की वजह से क्या हो रहा था? 0.4 वेबर मिल रहा था। लेकिन अब कितना पोल हो गया आपका? 4 पोल हो गया। तो 4 पोल की वजह से कितना होगा? क्या इतना ही वेबर मिलेगा? नहीं ना, अधिक मिलेगा। तो कितना मिलेगा भाई? तो उसके लिए डी फाई की वैल्यू होती है फाई इंटू पी। डी फाई की वैल्यू होती है फाई इंटू पी। फाई क्या भाई? प्रति पोल से निकलने वाला फ्लक्स। फाई जो है वो n पोल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये वैल्यू डिनोट करता है। तो प्रति पोल से निकलने वाला फ्लक्स हमारा क्या होता है? फाई होता है। और अगर यहां 2 पोल की मशीन है तो मान लीजिए एक पोल से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? 0.2 वेबर है। तो 2 पोल से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? हालांकि पोल किसमें होता है? पोल जो होता है 2, 4, 6, 8 इसमें होते हैं, यानी जोड़े के रूप में होते हैं। जितना निकलेगा यन से उतना ही यश में क्या होगा? प्रवेश करेगा, उसके मान में कमी नहीं होगी। यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे? यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0.4 वेबर होगा ना, इस तरह से बिल्कुल होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल फ्लक्स कितना होगा आपका? अगर 2 पोल का है तो 2 पोल से कितना निकल रहा है आपका? 2 पोल से निकल रहा है 0.2, तो 4 पोल से कितना निकलेगा? तो उसका दूना निकलेगा। कैसे? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें आपका पोल की संख्या का। जैसे 2 पोल से निकल रहा है कितना भाई? 0.2, तो 4 पोल से कितना निकलेगा आपका? तो 0.2 का क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, होगा ना। तो कैसे 2 गुना हो रहा है आपका? 2 गुना किस बेसिस पे हो जा रहा है? पोल की बेसिस पे हो रहा है कि जितना पोल होगा, क्योंकि हमें दिया रहता है कि प्रति पोल से, क्वेश्चन में हमको कहता है कि प्रति पोल से निकलने वाले फ्लक्स का मान इतना है। अगर एक पोल से 0.2 निकल रहा है तो 4 पोल से कितना निकलेगा? एक पोल से 0.2 निकल रहा है तो 4 पोल से कितना निकलेगा? तो जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, जैसे अगर हम कह दें कि एक बच्चे को हम 4 टॉफी देते हैं तो 16 बच्चों को हम कितना टॉफी देंगे? तो क्या करते हैं? 16 गुणित 4 करेंगे ना, कि एक बच्चे को हम 4 टॉफी दे रहे हैं तो 16 बच्चों को कितना टॉफी देंगे? तो 4 गुणित 16 करते हैं ना। तो अगर एक पोल से 0.2 वेबर का फ्लक्स निकल रहा है तो 4 पोल से कितना निकलेगा? तो 5 इंटू पी करेंगे। हाँ, अब क्लियर है। तो पोल फ्लक्स टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? डी फाई बराबर फाई इंटू पी होगा। तो यह आ गया डी फाई बराबर क्या? फाई इंटू पी। तो यह हमारा निकल गया फ्लक्स की वैल्यू। चलिए हम इसको बना लेते हैं क्या? अपना एएमएफ इक्वेशन 1। इसको बना लिए हम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? डी फाई तथा dt की वैल्यू रखने पर, डी फाई और dt की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा भाई? E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई की वैल्यू कितना है भाई? तो डी फाई की वैल्यू आई है आपका फाई इंटू पी, तो फाई इंटू पी बटा के dt की वैल्यू क्या आई भाई? तो dt की वैल्यू आई 60/n, तो क्या हो जाएगा? 60/n होगा। तो कितना आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान? E बराबर
सॉरी E इज प्रोपोर्शनल टू n phi p अपॉन 60, ये होगा E इज प्रोपोर्शनल टू n phi p अपॉन 60, ये आएगा। ये क्या हो गया पहला। फैराडे के फर्स्ट लॉ पर यह निकलता है, आपको फैराडे के सेकेंड लॉ पे अभी नहीं निकला है, ये सिर्फ जो निकलता है वो फैराडे के फर्स्ट लॉ पर निकलता है, ये वैल्यू। और ये किसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, तो प्रतिचालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिचालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 5 एम्पीयर अपॉन 60 एक कंडक्टर के लिए है। अब हम आगे आपको बताएंगे सेकेंड लॉ से कि सेकेंड लॉ से क्या होता है। आपको तो ये फर्स्ट लॉ से निकले, हाँ n चक्कर लगाने में तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अगर n चक्कर लगा रहा है तो n चक्कर के लिए भी यही वैल्यू होगी कि n चक्कर के लिए कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 5 एम्पीयर अपॉन 60 होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने n चक्कर के लिए निकाला था, तो एक ही कंडक्टर था जो n चक्कर घूम रहा था, लेकिन जब हम मोटर बनाते हैं या जनरेटर बनाते हैं या कोई भी मशीन बनाते हैं तो क्या उसमें एक ही फेरा होता है, नहीं, उसमें क्या होता है एक ही चालक नहीं होता, बल्कि क्या होता है एक से अधिक चालक होते हैं, खांचे होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है स्लॉटेड होते हैं, इसमें आपके कुछ इस तरह से क्या होते हैं स्लॉटेड होते हैं। ये अभी हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं, 2 मिनट रुक करके। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या भाई कॉइल है, दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या आर्मेचर है। अब अगर उसमें नहीं देखे होंगे तो ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या हमारा आर्मेचर है, ये हमारा कार्बन ब्रश है इधर और इधर, और ये हमारा क्या कम्यूटेटर है, और ये हमारा क्या स्टेटर पार्ट है। दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या है भाई इसमें, ये हमारा स्लॉट है, ये हमारा स्लॉट है, ये हमारा क्या है इस तरह से स्लॉट है। और इस स्लॉट में क्या आपको एक ही कंडक्टर दिखाई दे रहा, नहीं, इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे कंडक्टर होते हैं आपके, इसके अंदर एक ही कंडक्टर नहीं, ये पूरा क्या है आपका बहुत सारे कंडक्टर है आपके। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे क्या है आपके इसके अंदर कंडक्टर है। तो ये हमारा स्टेटर वाला है जिसके ऊपर स्टेटर में बाइंडिंग की जाती है, और ये हमारा कौन सा रोटर वाला है, तो रोटर में बाइंडिंग की गई है। तो ये सभी चालक क्या करेंगे, ये सभी चालक आपके फ्लक्स को काटेंगे, ये सभी जितने भी आपको चालक दिखाई दे रहे हैं ये सभी चालक क्या होंगे भाई फ्लक्स को काटेंगे। और जब ये सभी चालक आपके फ्लक्स को काटेंगे तो इन चालकों से क्या होगा आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां जाएगा भाई, वो बाहर जाएगा। दिखाई दे रहा है, ये आपके डीसी जनरेटर का फिगर है जिसमें हमने आपको बखूबी समझाया था कि ये हमारा क्या होता है योक होता है, ये बाहरी भाग में वो हमारा क्या है योक है, ये हमारा क्या है पोल कोर है, ये हमारा क्या है पोल शू 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 है। जो लोग नहीं अगर समझ में आया होगा उनको तो अब बिल्कुल बखूबी समझ में आ सकता है, क्योंकि हमारे पास देखो भाई बहुत से टेक्निक है आपको पढ़ाने के, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिससे हम आपको क्या कर सकते हैं नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हमारे फील्ड को इंक्रीज करेंगे तब, आप सबसे हमारे क्लास के बारे में शेयर करेंगे तब हम आपको उतना ही अधिक नॉलेज दे पाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना ज्यादा पढ़ाने में मजा भी आता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या था योग हो गया। देखो अगर सपोज दैट आपका ये एन है, ये एन पोल है आपका, और ये क्या है भाई ये एस पोल है, ये एन पोल है, और ये क्या है एस पोल है। आप जानते हैं ये क्या होते हैं एन एस पोल, ये अल्टरनेट टाइप के होते हैं, एन आता है फिर एस आता है फिर एन आता है फिर एस आता है, इस तरह से वो क्या होता है अल्टरनेट टाइप के होते हैं। तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इसमें वाइंडिंग किस तरह से की गई है, इसमें वाइंडिंग को भी हमने बताया था कि वाइंडिंग किसमें किस तरह से किया गया है, किसी में एंटी क्लॉक होएगा, इसमें देखेंगे तो क्लॉकवाइज है ना क्लॉकवाइज, यहां से देखेंगे यहां से आपको क्या है नीचे आया फिर ऐसे क्या है भाई, यानी यहां से देखेंगे यहां से इधर आया तो इधर से ऐसे लपेटा गया, यहां से इधर से आ करके ऐसे लपेटा गया। अगर ऐसे चल रहा है कोई भी चीज तो वो किस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, है ना। तो इस पर देखो क्लॉकवाइज वाइंडिंग है, इसलिए ये क्या बना जस्ट बना, हमने बताया भी था आपको
कि अगर ये यस है तो यस का मतलब ये होता है, इसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है, क्लॉकवाइज, तो इसको यस पोल बनाने के लिए। यन पोल है तो यन पोल में देखोगे इस तरह से है, यहां से आया ना, यहां से इस तरह से आया है, यहां से इस तरह से। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे कौन सा बनता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी को घुमा करके देख लेना, हमारे हाथ से और घड़ी से कंपेरिजन कर लेना, घड़ी से कंपेरिजन करोगे तो क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या होगा, यन जो होता है आपका वो किस डायरेक्शन में होता है भाई, यन पोल एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है, यानी कुछ इस तरह से आपका ये और इस तरह से। तो ये किस दिशा में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। तो इसमें वाइंडिंग करने के लिए इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज फेरे यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फेरे करते हैं, इसमें क्लॉकवाइज फेरे करते हैं, तब ये एन पोल बनता है और ये यस पोल बनता है। हमने आपको बताया था कि अगर ये एन पोल है और ये एस पोल है तो देखो हमारा फ्लक्स जब यहां से निकलेगा तो फ्लक्स यहां से निकलने के बाद वो इसमें प्रवेश करेगा, यहां से आपका फिर क्या होगा, वो योग के माध्यम से होता हुआ फिर क्या करेगा, वापस यन में आएगा ना। अगर यन से पोल गुजर रहा है इस तरह, तो हम बता रहे थे आपको कि ये जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होगा, यन से निकलेगा यहां से, वो कहां प्रवेश करेगा, यस में, फिर कहां लौट करके आएगा, यन में, इस तरह से प्रवेश करेगा। और यही जो कॉइल है देख रहे होगे, अब यहां एक चीज ध्यान से देखना, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा खांचा है, स्लॉट है, स्लॉट है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है, स्लॉट है, खांचा है, ये हमारा क्या है, खांचा है। कितने खांचे हैं टोटल आपका देख रहे होंगे, एक से अधिक खांचे हैं, और इन एक से अधिक खांचों में एक से अधिक कंडक्टर क्या है, एक दो, इसमें देखो दो कंडक्टर, इसमें क्या है, एक से अधिक कंडक्टर है ना, सब में एक से अधिक कंडक्टर भी स्थित हैं। तो ये सभी कंडक्टर जो होंगे, जैसे ये अगर यन है तो यन पोल के प्रभाव क्षेत्र में जब भी आएगा तो यन पोल के प्रभाव क्षेत्र में ये कंडक्टर आएगा यहां से यहां तक का, जब यहां से यहां तक का कंडक्टर यन पोल के प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो ये सभी कंडक्टर क्या करेंगे, फ्लक्स को काटेंगे, तो इन सभी कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, होगा ना, इन सभी कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, होगा। उसी तरह से अगर यह आपका यन है तो इसके भी क्या है भाई, इसके भी फील्ड में इस तरह से आएंगे, आएंगे ना, और ये सभी क्या करेंगे तब आपका, ये सभी कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे। तो कंडक्टर अगर फ्लक्स को काटता है तो इस कंडक्टर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा कितना, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कंडक्टरों की संख्या है कितनी। तो कंडक्टरों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है Z बराबर यस इंटू सी, यानी यस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लॉट, यानी कितने स्लॉट हैं, 1 2 3, जैसे हम इसको 1 मान रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लॉट है, तो 12 स्लॉट में गुणते कितने कंडक्टर हैं एक स्लॉट में, तो एक स्लॉट में 1 2 2 कंडक्टर है, तो 2 बराबर कितना आ गया भाई, कंडक्टर की संख्या 24। तो ये जेड का मान क्या आ गया आपका, 24 आ गया। कि हमारे कितने कंडक्टर हैं आपके, जेड बराबर 24 कंडक्टर है, तो ये हमारा टोटल कितना निकल गया, 24 कंडक्टर हो गया। तो 24 कंडक्टर क्या करेंगे, फ्लक्स को काटेंगे, काटेंगे कि नहीं, ये 24 कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो यन पोल के प्रभाव क्षेत्र में वही फ्लक्स को काटेगा, यस पोल के प्रभाव क्षेत्र वाला क्या होगा भाई, क्योंकि एक तरफ से काटेगा तो वही फ्लक्स क्या होगा, दूसरी तरफ सॉरी एक तरफ से आपका जब फ्लक्स काटेगा तो इस कंडक्टर के अंदर जो धारा बहेगी वही धारा आपका दूसरे सिरे से निकलेगी, एक सिरे से। जैसे अगर ये आपका यन प्रभाव क्षेत्र है, ये एन हो गया, ये अगर आपका है कंडक्टर, ये इस तरह से, ये यस हो गया, तो अगर यह फ्लक्स को काट रहा है तो यही धारा क्या होगी, इधर से बाहर होगी, आउट होगी, होगी ना, यही धारा बाहर आउट होगी। तो हमें ज्ञात करना होता है पैरेलल पथों की संख्या कितनी है, समांतर पथों की संख्या, यानी समांतर में कितने चालक आ रहे हैं, क्योंकि वो समांतर में सभी चालक क्या होंगे, फ्लक्स को काटेंगे। समांतर चालक कहां से मिलता है, इससे मिलता है समांतर चालक, यहां से। कितने ब्रश लगे हैं, ब्रशों पर डिपेंड करता है आपका कि कितने ब्रश लगे हैं आपका। अगर 2 ब्रश लगा है तो 2 ब्रश किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो 2 ब्रश के साथ जितना संबद्ध होगा कॉइल, जैसे अगर यह कॉइल है सपोज दैट, 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल, ये फिर 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल है। हमारा सपोज दैट एक क्या है, यहां पर ब्रश है और दूसरा क्या है, यहां पर ब्रश है। तो जितना इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जानते
पैरेलल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? एक समान होता है। सभी लोग पढ़ेंगे नहीं, पैरेलल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एक समान होता है। तो अगर हमारा ये टोटल कंडक्टर कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडक्टर हैं टोटल, तो इस हिसाब से टोटल तो 24 कंडक्टर। मान लो अगर यहाँ सपोज 24 ही कंडक्टर रहते हैं, हम इस तरह से बना देते हैं आपको समझाने के लिए 24 ही कंडक्टर। चलो सपोज दैट आपके ये 24 कंडक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंडक्टर ऊपर हो गए। ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हो गए? 12 कंडक्टर हो गए। हो गए। ये हमारा ब्रश क्या हो गया? प्लस, और दूसरा ब्रश क्या हो गया भाई? माइनस हो गया। हमारा एक क्या हो गया? सिरा प्लस हो गया, दूसरा सिरा क्या हो गया भाई? माइनस हो गया। ये कुछ इस तरह से हो गया। देख रहे होंगे। तो अगर आप एक चीज बताइएगा, अगर ऊपर कितने कंडक्टर है? 12 कंडक्टर। नीचे भी कितने कंडक्टर है? नीचे कितने कंडक्टर है? 12 कंडक्टर। ऊपर भी 12 कंडक्टर, नीचे भी 12 कंडक्टर। दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो जितना इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उतना ही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि पैरेलल में जब वोल्टेज का मान समान होता है, तो जितना इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इस 12 कंडक्टर में होगा, उतना ही 12 कंडक्टर में इसमें भी होगा। तो क्या हम टोटल जेड का मल्टीप्लाई कर दें इस ई में? क्या इस ई में हम टोटल इस जेड का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी ना भाई, क्योंकि ये संभव ही नहीं। पैरेलल में जब वोल्टेज का मान समान होता है, तो इस 12 कंडक्टर में अगर 12 कंडक्टर हैं ऊपर और 12 कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल 240 वोल्ट है, ठीक? 12 कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल 240 वोल्ट है, तो इसमें भी तो 240 से होगा, 240। और अगर हम टोटल ये जेड कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर दें इस प्रेरित विद्युत वाहक बल में, क्योंकि ये एक कंडक्टर के लिए निकाले हैं कि एक कंडक्टर में कितना हो रहा है? 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। सपोज दैट एक कंडक्टर में कितना उत्पन्न हो रहा है? 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो 24 कंडक्टर में कितना वोल्ट उत्पन्न होगा? 240 वोल्ट होगा ना। लेकिन यहां पर क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में अगर एक कंडक्टर में 20 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो 24 कंडक्टर में कितना उत्पन्न होगा? बताओ। 24 कंडक्टर में कितना उत्पन्न होगा? 480 वोल्ट होगा। 480 वोल्ट। क्या संभव है 480 वोल्ट? देख लेना। क्या इस 24 कंडक्टर में टोटल आपका, क्योंकि 240 और 240 हम जोड़ेंगे तो 480 आएगा ना। लेकिन आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है, तो जितना इसमें वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसमें होगा। तो इससे जो टोटल निकलेगा, कितना वोल्टेज निकलेगा इससे? टोटल 240 वोल्ट निकलेगा। बताइए, 240 नहीं निकलेगा। अगर ऐसा भी नहीं समझ आता तो दूसरे भाषा में समझिए। सपोज दैट हम कैलकुलेशन करते हैं पैरेलल पथ की। जैसे एक रेजिस्टेंस है हमारा R1, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा R2 है, और ये सप्लाई वोल्टेज V के साथ जुड़ा है, V के साथ। तो बताइए R1 का वोल्टेज कितना होगा, R2 का वोल्टेज कितना होगा? तो जितना वोल्टेज R1 का होगा उतना ही वोल्टेज R2 का होगा। इसका भी वोल्टेज V होगा, इसका भी वोल्टेज क्या होगा? V होगा। पढ़े हैं ना पैरेलल सर्किट। तो जितना इसका वोल्टेज होगा उतना ही इसका वोल्टेज होगा, और इतना ही इसका भी वोल्टेज होगा। अगर ये 20 वोल्ट है तो यह भी R1 का 20 वोल्ट ही होगा। R1 का वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा R1 के लिए वोल्टेज का मान 20 वोल्ट ही होगा। R2 के लिए भी वोल्टेज का मान क्या होगा? 20 वोल्ट होगा, क्योंकि पढ़े समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। तो ये भी कितना होगा? 20 ही वोल्ट होगा। तो यहाँ 240 उत्पन्न हो रहा है, यहाँ 240, तो यहाँ भी 240 ही मिलेगा। तो मतलब क्या है कि अगर हम टोटल कंडक्टर में पैरेलल पथ का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? अगर हम टोटल कंडक्टर में पैरेलल पथ का भाग दे दें तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ना प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो ये हमारा किस हिसाब से मिलेगा? जेड बाई ए से हमारा वैल्यू मिलेगा जेड बाई ए से वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू जो मिलेगी वह आपका जेड बाई ए से प्राप्त होगा कि टोटल कंडक्टर की संख्या बटा के पैरेलल पथों की संख्या से हम क्या करेंगे? टोटल कंडक्टर का मान निकालेंगे। तो जेड, जैसे हमने यहाँ कहा जेड बाई ए, जेड का मान क्या है? 24 बटा के ए का मान कितना है? पैरेलल पथ कितना है? 2 है, तो बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा?
12 आएगा 12। अगर एक कंडक्टर में कितना उत्पन्न हो रहा है, तो एक कंडक्टर में 20 उत्पन्न हो रहा है, 20। तो 12 कंडक्टर में कितना उत्पन्न होगा, तो 20 गुणित 12 बराबर क्या आ जाएगा, 240 वोल्ट। मैटर क्लियर हुआ? एकदम पूरी तरह से क्लियर मैटर। तो समझिएगा इस चीज को, आगे चलिएगा। आप संरचना में ध्यान देते रहिएगा कि संरचना में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, कहाँ कम्यूटेटर है। देखो ये कम्यूटेटर है आपका, ये आपका कार्बन ब्रश है ना, ये आपका क्या है, रोटर कोर है। ये पूरा रोटर कोर में ये क्या है, खांचे हैं। ये रोटर कोर में खांचों में ये क्या है, कंडक्टर है, यानी बाइंडिंग की गई है। उसी तरह से ये क्या है, पोल कोर है। ये क्या है, पोल शू है। उसी तरह से ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स है। ये क्या है, योक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए फिगर, और अपनी कॉपी में भी ऐसा ही फिगर बनाएगा। देखो भाई, नोट्स हमारा एकदम धांसू बना है। जितना ही अच्छा नोट्स रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। तो हम इसको बंद करते हैं, फिलहाल ऑफ करते हैं। हम आपको सेकेंड लॉ पर बताते हैं इसको। हाँ, तो वो समझ में आ गया आपको। अब हम चलिए सेकेंड लॉ से निकालते हैं। सेकेंड लॉ, हालांकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे, यानी जब आप फार्मूला डेरिवेट करेंगे, तो इसमें सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ नहीं लिखेंगे। ये हम आपको समझाने के लिए करा है, क्योंकि ये कंपटीशन में बड़ा तेज आपसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को लेकर के। तो अब क्या होगा भाई, सेकेंड लॉ में ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लॉ में क्या होगा, दूसरा कहता है कि ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हमारा चालकों की संख्या क्या हो, चालक की संख्या जेड तथा पैरेलल पथों की संख्या पथों की संख्या बराबर ए, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा जेड बाई ए होगा। कंडक्टर यानी कंडक्टर की जो संख्या होगी जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना है, उसमें आपको क्या आएगा, जेड बाई ए आएगा ना। अभी इसको हम वीडियो समझाएं, इसीलिए हमने आपको वीडियो चालू किया, सॉरी आपको स्क्रीन चालू किया। स्क्रीन पर हमने आपको प्रोजेक्टर के द्वारा बताया भी कि देखो कैसे कैसे है। अभी आगे बहुत कुछ बताएंगे, तुम लोग बस शांति से पढ़ते जाओ, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो जेड बाई ए हो गया, तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, और कहां प्रेरित विद्युत वाहक बल भाई, तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेटर में। तो जनित्र में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा भाई, तो यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। कैपिटल ई बराबर क्या होगा, 5Zn अपॉन 60 था ना। ये एक कंडक्टर के लिए था, ये स्मॉल ई था यहाँ पे, लेकिन अब क्या है, एक कंडक्टर नहीं, एक से अधिक है, तो जेड बाई ए है, तो हमारा क्या होगा, इनटू जेड बाई ए। तो ये हमारा फार्मूला आएगा E बराबर 5Znp अपॉन 60A। ये होगा हमारा क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। क्लियर हो गया सारा टॉपिक। अब एक चीज आप लोग ध्यान दो, आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये हम पहले ही कह देते हैं, जितने भी लोग हैं हम सबसे कह देते हैं, जो भी हमसे स्टडी कर रहे हैं, आपका जेन में पेपर होना है, यानी जनवरी में पेपर होना है, जनवरी में पेपर होना है। आपके पास कितने दिन बचा, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर बचा, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा, यही बचा है। सितंबर जो है वो बंद है, पूरा क्लोजिंग चल रहा है, यानी साफ साफ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको, है ना। तो अब कितने दिन आपके पास बचे, कॉलेज के हिसाब से, हमारे यहाँ से नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं तो हम तो पूरा पढ़ाएंगे, हम अपनी बात नहीं कर रहे, कॉलेज की बात कर रहे हैं। कितने दिन बचे यहाँ से, 92 डेज, क्लियर। तो ये 92 दिन हो गया। 92 दिन में क्लास कितने दिन चलेगा कॉलेज में, अब हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं। 5 दिन दिवाली होगा, 5 दिन दशहरा होगा, 10 दिन ये हो गया -10। फिर इसके बाद क्या भाई, अभी इसमें आपका टोटल 15 डेज जो होगा वो कौन सा जाएगा भाई आपका, तो 15 दिन कौन सा चला जाएगा आपका, यानी हर वीक में 4 संडे और 1 सेकंड सैटरडे आएगा, तो 5 15 5 15 15 दिन भी जाएगा आपका। तो मान लेते हैं कुल मिला जुला करके अगर सपोज दैट 70 दिन भी आपके पास बचता है, हम छोटे मोटे भी कैलकुलेशन किए नहीं, 70 दिन भी अगर आपके पास बचता है,
तो बाकी जो हमारे कॉलेज अगर खुल भी जाते हैं तो उसमें आप कितने दिन क्लास जाओगे? सिर्फ 35 दिन। क्यों? क्योंकि रूल रेगुलेशन के साथ कॉलेज खुलेगा। एक दिन आप आओगे तो एक दिन आपके फ्रेंड आएंगे, तो 35 दिन आप आओगे, 35 दिन आपका दूसरा फ्रेंड आएगा, तो सिर्फ 35 दिन ही क्लास चल पाएगा। तो क्या पूरा कोर्स खत्म हो पाएगा? कभी जीवन में संभव नहीं। और जहां पर आपको इतनी अच्छी चीजें और हर तरह से आपका हर एक प्रकार से स्कीम द्वारा या फिर जैसे भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी आपके दोस्त मित्र या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से हों, उन सबसे कहिए कि क्या करें, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी स्टडी को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि देखो भाई, अगर आज तुम कुछ नहीं करोगे, एक सेमेस्टर तुम्हारा पूरी तरह से लॉस जा चुका है, सेकंड सेमेस्टर, या जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में रहे होंगे तो सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही चला गया। अब नहीं चाहते हो कि इसमें भी हमारा सब कुछ चला जाए, तो आगे भविष्य तुम्हारा पूरा अंधकारमय हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि अंधकारमय ना हो, उसे बचाने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करो, पढ़ो, क्योंकि जहां से अच्छी चीजें मिल रही है वहां से पढ़ लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ से ही पढ़ो, लेकिन जहां से अच्छा मिल रहा है वहां से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। तो अपने सभी फ्रेंडों से बोलो कि वो ग्रुप बना करके या जैसे भी वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम प्रोफेशनल काम करते हैं, इसलिए हम सब कुछ अपना प्राइवेसी रख के काम करते हैं। तो जिसको पसंद होगा भाई वो पढ़ रहा है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं एक वीडियो देख लूंगा कैसा पढ़ाते कैसा नहीं, तो भाई आप जिंदगी भर जज करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करिए, उनको समझाइए और समझा करके हमारे क्लासरूम तक लाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।